कैलोरीमेट्री, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कैलोरीमेट्री ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग बेसिकली हीट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ठीक, हीट में बेसिकली 3 चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, कैलोरीमेट्री, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। और कैलोरीमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, कुछ सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। हीट का मैकेनिकल इक्विवेलेंट, देखो ये क्या है, बेसिकली दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, मैकेनिकल और हीट के बीच रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट था मेयर नाम का, ठीक, 1942 में एक मेयर नाम का साइंटिस्ट था जिसने हीट एंड वर्क में रिलेशन दिया, ठीक, मैकेनिकल वर्क और हीट में, ठीक है। तब 1943 में जूल है, ठीक, 1943 में जूल, और इसने एक रिलेशन दिया और यह बताया कि अगर हम लोग मतलब क्या बोलते हैं कि अगर क्या बोला कि 4.186 जूल काम करने से किसी टेम्परेचर का, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.6 जूल, ठीक। जो मेयर नाम जूल जो थे, ठीक है, वो रिलेशन दिए, ठीक है। जूल किसका यूनिट है, मैकेनिकल वर्क का यूनिट है, या कैलोरी हीट का, ठीक है। तो बोला क्या बोला कि 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.186 जूल होता है, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 4.2 जूल, ठीक है। अब देखो क्या किया एक्चुअल में, ये क्या किया, ठीक है, देखो बताते हैं। देखो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक? इसने क्या किया, देखो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, ठीक है, और इसमें वाटर ले लिया, ठीक, वाटर ले लिया और इसमें टरबाइन लगा दिया, ठीक है। सपोज कर लो कुछ, हाँ जूल, ये जूल का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें टरबाइन लगा दिया, ठीक, ठीक है। इसमें मान लो इस तरह का टरबाइन लगा दिया, ठीक है। और क्या देखा, और इसके बाद देखा, और यहाँ से 2 मासेस लगा दिया, ठीक, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ठीक है। मान लो एम और एम 2 मासेस ला दिया, ठीक, और इसको रोटेट किया, ठीक है। तो इसको रोटेट करने से क्या देखा कि वाटर का टेम्परेचर राइज कर गया, ठीक है। तो कुछ ये भी ऊपर नीचे जाएगा हाइट, ठीक। मान लो यहाँ से इसको इस तरह रोटेट करे तो यहाँ पे आ गया, तो इसका भी वर्क डन हो गया, mgh भी होगा, है ना, यानी कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ, ठीक। तो क्या उसी वर्क की वजह से ये जो टरबाइन है, ये जो टरबाइन है ये रोटेट हुआ, और रोटेट होने की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर का राइज हुआ, ठीक है। ये जूल ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि चक्की घूमने से क्या होता है, पानी गर्म हुआ, ठीक। इसका मतलब क्या ऑब्जर्व कंक्लूजन निकला कि जो मैकेनिकल वर्क है ना, हम लोग क्या करें, इसके वजह से ये रोटेट कर रहा है, मतलब देखो mgh मैकेनिकल वर्क हो रहा है, यस होना है ना, इसकी वजह से हीट जो है, वाटर का टेम्परेचर जो है राइज कर रहा है, ठीक। तो रिलेशन दिया, ठीक, कि 4.186 जूल वर्क करने पे, मैकेनिकल वर्क करने पे जो टेम्परेचर है 1 डिग्री का राइज होता है, ठीक है। यानी 4.186 जूल वर्क करने पे पर 1 डिग्री का राइज होता है, 1 डिग्री का राइज होता है, ठीक है। ये जूल दिया, ठीक है, कितना डिग्री का राइज होगा, ठीक। अब देखो, तब ये वो रिलेशन दिया कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, ठीक है। तो 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 कैलोरी को क्या डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of water by 1 degree Celsius of 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जो हीट लगा उसी को बोला गया 1 कैलोरी, ठीक है। और वह देखा कि 1 डिग्री जूल, क्या देखा कि 1 डिग्री जो राइज कर रहा है, तो उसके लिए जो मैकेनिकल वर्क किया गया 1.486 जूल था, ठीक है।
तो रिलेशन दे दिया कि ये दोनों तो क्या है आपस में बराबर है, तो एक रिलेशन है 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। इसको ऑलमोस्ट हम लोग लेते हैं यूज में न्यूमेरिकल में 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है, याद रखना कि 1 कैलोरी बराबर 4.2, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को जे से डिनोट करते हैं। ठीक, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये क्या है, क्या ये है क्या, मैकेनिकल, जितना मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है और उस वर्क डन करने में जितना हीट दिए, ठीक है, यानी अगर हम लोग जे को डिफाइन करें, ठीक, जे को, जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को, ठीक, तो क्या बोलते हैं, वर्क डन। वर्क डन, कौन सा वर्क डन, जितना मैकेनिकल वर्क डन हुआ, मैकेनिकल अपॉन हीट रिक्वायर्ड, हीट, और इसी को बोलते हैं, इस जे को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, ठीक, हाँ, यूनिट क्या होगा, जूल, जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। ठीक, जूल पर कैलोरी यूनिट हो गया, जूल पर कैलोरी। ठीक है, और यही हो गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये रिलेशन दिया। ठीक, यह किसी भी बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, याद रखना, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब कि जो जूल था, साइंटिस्ट एक कन्वर्जन फैक्टर दिया 1 कैलोरी को जूल में बदलने का, है ना। ठीक है, यानी यहीं से पता चला कि वर्क में भी कन्वर्टेड इनटू हीट, यहीं से पता चला ना कि जो हम लोग मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही एक कन्वर्जन फैक्टर दिया कि वर्क में भी कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, तो छोटा छोटा अभी टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद हम लोग मेन पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो थोड़ा छोटा छोटा भी टॉपिक है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो याद इसमें इंपॉर्टेंट एक ही चीज रखना है कि 1 कैलोरी क्या होता है, 4.2 जूल। यहीं से पता चला कि मैकेनिकल जो वर्क होता है, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक, दूसरा बात हीट कैपेसिटी या थर्मल हीट या थर्मल कैपेसिटी। हीट या थर्मल कैपेसिटी, देखो ये क्या होता क्या है। ठीक, हीट कैपेसिटी मतलब किसी बॉडी पर कितना हीट रह सकता है उसके कैपेसिटी को बताता है। ठीक है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, यानी बोल सकते हैं ना हीट कैपेसिटी, इसको एच से डिनोट करते हैं। ठीक, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, एक्चुअल में क्या होता है, देखो थर्मल हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये हीट कैपेसिटी क्या बताता है कि कितना किसी बॉडी पे, देखो मान लो ये बॉडी है, ठीक है, देखो समझो सिंपल चीज है। ठीक, अब यहां से इसका, इसमें हीट देंगे, ठीक, हीट दिए तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, तो एक समय ऐसा आएगा कि हीट देते गए टेम्परेचर जो होगा चेंज, कितना मतलब कितना हीट देने पे कितना का टेम्परेचर का चेंज हुआ, उसका रेशियो होता है हीट कैपेसिटी। यानी हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सिंपल याद रखना, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, यानी एच को डिफाइन कर सकते हैं तो क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, एच क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा टी, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। ठीक, कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, और यह किस पे डिपेंड करता है, यह किसी भी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। जो हीट कैपेसिटी है किस तरह का मटेरियल है ना, देखो हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर वही हीट कैपेसिटी हुआ। ठीक है, तो ये इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक, नेचर उसके मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ही ज्यादा हीट देना पड़ेगा, है ना, मास पे डिपेंड करता है। ठीक, मास नेचर, ठीक है, किस तरह का मटेरियल उस पर डिपेंड करता है। ठीक, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, टॉपिक है, इसको पहले देख लो, उसके बाद हम लोग मेन पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, या स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी। ठीक, इरेज कर दे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है,
तो ये सब जो भी डाटा है ना, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक, इसको एस से डिनोट करो, कैपिटल एस से। देखो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल चीज है। एक्सपेरिमेंटल ये ऑब्जर्व किया गया कि किसी बॉडी में, ठीक, मान लो ये किसी बॉडी है, ठीक है, ठीक, हीट दे रहे हैं, ठीक, क्यू, तो टेम्परेचर का भी राइज हो रहा है और इसका मास भी एम है। तो क्या देखा गया कि जो चेंज इन हीट हुआ, ऑब्जर्व क्या किया गया कि डेल्टा क्यू है, पहली बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आया, ठीक। और क्या देखा कि जैसे जैसे हीट दे रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर का भी चेंज आ रहा है, यानी डेल्टा क्यू चेंज इन हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है, ठीक। इन दोनों से देखेंगे तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, ठीक। अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और इसी एस को बोला गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या किसी भी बॉडी के लिए, पर्टिकुलर बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इट ओनली डिपेंड ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक। देखो क्या बोले, यही होता है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। यहां से देखो एस बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, एस बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, ठीक। अब देखो ये है क्या, इफ m बराबर 1 ग्राम ले लो, देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ m बराबर 1 ग्राम और डेल्टा t बराबर 1 डिग्री का राइज हो जाए, ठीक, देन दिस इंप्लाई s इक्वल टू डेल्टा क्यू, यानी जो स्पेसिफिक हीट है वो हीट के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ बॉडी बाई 1 डिग्री। देखो सिंपल, एस क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ बॉडी, या बोल सकते हैं बाई 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री 1 ग्राम सब्सटेंस को चेंज करने में जितना हीट का रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहां से डिफाइन कर लो, अगर मास 1 हो और उसमें टेम्परेचर में 1 डिग्री का राइज हुआ, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगा वही तो स्पेसिफिक हीट होगा, यानी किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराने के लिए जितना हम लोग हीट देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ठीक है, उसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक। देखो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन, बहुत सारे यूनिट हो जाए, जूल पर कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। स्पेसिफिक हीट क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस नहीं 1 डिग्री, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। हो गया, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the temperature of 1 gram of substance by 1 degree is called specific heat capacity, उसी को specific heat capacity बोलते हैं, ठीक। amount of heat required to change the temperature of 1 gram of substance by 1 degree is called specific heat capacity, ठीक है। अब देखो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, देखो यहाँ से एक फॉर्मूला दिया गया Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक, ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हो जाएगा, देखो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है, ठीक, ठीक है। तो एक रिलेशन याद रखना कि अगर हम लोग को क्या 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा, इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो ये आता है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखना, ठीक।
कन्वर्ट करके देख लो, आ जाएगा, ठीक है। बट ये याद रखना है, ठीक है, जनरली हम लोग ग्राम में यूज करते हैं, ठीक। अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ, जो किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट होता है वो नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन नेचर। पहली बात नेचर पे, किस तरह का सब्सटेंस है, नेचर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट पे एंड टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है, वाटर की बात करते हैं तो 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता है, याद कर लेना, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम भी होता है 0. एक्चुअल में 0.47 होता है, बट हम लोग कैलकुलेशन में 5 ले लो, 5 कैलोरी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तीनों देखो स्टेट पे डिपेंड किया, ठीक, स्टेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक। अलग अलग मटेरियल लेंगे तो अलग अलग मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगा। अब देखो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे भी राइज करता है, तो हम लोग वाटर का केस देख लेंगे कि जो स्पेसिफिक हीट होता है किस तरह से वेरी करता है, ठीक है, वाटर के केस में, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी एस वेरी विथ टेम्परेचर के अनुसार वेरी करता है। अब देखो कैसे, वाटर के केस में, स्पेशली फॉर वाटर के देख लो, ठीक। वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एक्चुअल में होता है 0.997, ठीक। देखो जब ग्राफ ड्रॉ किया गया स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर का, डेल्टा टी का, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आया, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट था वो था 0.996, और जो यहाँ से यहाँ, मतलब एकदम छोटा सा पॉइंट की बात करें, जस्ट इसके पहले और जस्ट इसके बाद, जस्ट लिमिटिंग केस, तो यह जो 1 डिग्री का जो राइज हुआ वह कहाँ से कहाँ था, 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक, ठीक। तो 1 डिग्री का राइज होता है, ठीक है। 1 डिग्री के राइज में जो चेंज देखा गया, स्पेसिफिक हीट देखा गया, वो क्या था 0.996। इसीलिए हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो लेते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ध्यान रखना, जब डिफिनीशन में होता है कि वाटर के लिए डिफाइन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर राइज किया, 14.5 डिग्री से लेके 15.5 डिग्री तक टेम्परेचर राइज किया, मतलब 1 डिग्री का चेंज हुआ, ठीक है, ठीक, इस स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट जो है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक, ठीक। अलग अलग बॉडी के लिए स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अब स्पेसिफिक हीट को हम लोग हीट कैपेसिटी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। देखो स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक डेल्टा क्यू बराबर क्या आ गया, ms डेल्टा टी, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे, देखो s बराबर डेल्टा क्यू बाई m डेल्टा टी, ठीक है। और देखो हीट कैपेसिटी, ये इक्वेशन 1, हम लोग जानते हैं कि हीट कैपेसिटी h जो होता है क्या होता है, Q बाई डेल्टा टी, यही होता है ना हीट कैपेसिटी, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो s बराबर क्या लिख सकते हैं, Q डेल्टा Q बाई डेल्टा टी को h लिख दे, h बाई m, ठीक। यहाँ से h जो आ गया ms, ठीक है। तो यहाँ से एक और डिफिनेशन ला सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या बोल सकते हैं, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ से डिफाइन करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या बोल सकते हैं, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, ठीक। यहाँ से देखो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, तो क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी
पर यूनिट मास, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, तो एक रिलेशन ये भी है गया कि H इक्वल टू एम एस, ठीक, H इक्वल टू एम एस, ठीक है। हो गया, ये भी टर्मोलॉजी है, ठीक है, छोटा छोटा टर्मोलॉजी है, उसको देख लो, उसके बाद हम लोग कैलोरीमेट्री पे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर किसी बॉडी का, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट दिया जाए, ठीक, क्या बोल रहे हैं कि देखो S बराबर आ गया, S बराबर डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, ठीक। अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक, इफ T इक्वल टू कांस्टेंट और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट दिया जाए, ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट देने का मतलब होता है कि जब हम लोग का फेज चेंज कर रहा हो, ठीक है, फेज चेंज, जैसे एग्जांपल मेल्टिंग हो गया, मेल्ट हो गया, ठीक, या बॉयल करने लगा, ठीक है, मेल्ट या बॉयल, जब मेल्ट या बॉयल होता है, ठीक, इन दैट सिचुएशन टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उस कंडीशन में देखो स्पेसिफिक ये तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो, तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, 10 टू इनफाइनाइट, वेरी हाई हो जाता है, ठीक, ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोले कि देखो इफ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बॉडी का, तब टेम्परेचर कांस्टेंट पे हीट दे रहे हैं, तो कांस्टेंट पे हीट देने का मतलब फेज चेंज कर रहे होते हैं, फेज चेंज करना मतलब या तो मेल्ट कर रहे होते हैं या तो बॉयल हो रहा होता है, ठीक है। तो जब मेल्ट कर रहा होता है ना, जैसे वाटर जो हुआ, आइस जो हुआ, आइस 0 डिग्री सेल्सियस से फिर वाटर में कन्वर्ट होगा, तो अभी भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री हुआ, यानी यहाँ कौन सा चेंज हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, आगे बताएंगे लोग फेज चेंज करेंगे, मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इस कंडीशन में अगर ऐसा सिचुएशन होता है किसी बॉडी का, तो इन दैट सिचुएशन जो स्पेसिफिक हीट होता है इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। और एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक, एडियाबेटिक में हम लोग जो क्यू होता है वो जीरो होता है, यानी डेल्टा क्यू जो होता है हीट जीरो हो जाता है, ठीक है, चेंज इन हीट जीरो आता है, तो इस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे इस चीज को प्रोसेस को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक, इरेज कर दें। देखो अब एक्चुअल में होता क्या है, देखो सपोज कर लो कोई बॉडी है, ठीक, कोई सपोज करो कोई कंटेनर है, ठीक, इसमें वाटर का एग्जांपल ले लो, वाटर का एग्जांपल ले लो, ये कंटेनर है और इसको हम लोग हीट दिए, तो हीट देने से क्या क्या घटना होगा, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो इसका टेम्परेचर का बढ़ सकता है, मान लो अभी 10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो जब हीट देंगे तो हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, यस और नो, तो पहली बात टेम्परेचर का चेंज होगा, ठीक, दूसरा चेंज इन फेज हो सकता है, चेंज इन फेज, फेज चेंज करने का मतलब क्या हो गया, या तो वेपर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक, या तो क्या हो सकते हैं, या तो वेपराइज हो सकता है, ठीक, या तो उड़ सकता है एक ही बार में डायरेक्ट, ठीक, यानी चेंज इन फेज हो सकता है, तो दो बातें हो सकती है। अब देखो लेकिन हम जो हीट देंगे तो क्या सबका सब हीट पानी को मिलेगा कि कुछ कंटेनर को भी मिलेगा, कंटेनर को भी मिलेगा, यानी ये जो कंटेनर है कुछ कंटेनर भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं वाटर इक्विवेलेंट, ठीक, मतलब यह कंटेनर कितने वेट ऑफ वाटर के बराबर है, ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखो वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, कि जो मेरा हीट जो है बता देते हैं वाटर इक्विवेलेंट,
वाटर इक्विवेलेंट। ठीक, देखो क्या करते हैं, मान लो कोई बॉडी है, ठीक, समझो दिस इज आवर बॉडी, मास ऑफ बॉडी mb, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी sb। ठीक, अब क्या करते हैं, और क्या करते हैं, कुछ वाटर लेते हैं, ठीक, वाटर, ठीक है, लेट से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SW, ये वाटर हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SW, मास ऑफ वाटर ले लो MW। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग हीट देते हैं डेल्टा क्यू, ठीक है, इसमें भी हम लोग डेल्टा क्यू देते हैं, और इसकी वजह से इसमें सपोज करो डेल्टा टी का राइज हो गया, ठीक, और सेम अमाउंट ऑफ हीट इसमें देते हैं, ठीक है, डेल्टा क्यू का, ताकि सच डेट कि सेम अमाउंट ऑफ हीट टेम्परेचर का राइज करे, इसमें भी डेल्टा टी, ठीक है, हाँ दोनों मिला के हम लोग वाटर का चेक कर रहे हैं, बेसिकली ये बॉडी हुआ, ठीक है, यानी दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर सेम अमाउंट में टेम्परेचर का राइज होना चाहिए, ठीक है। तो जितना हम लोग को वाटर लगेगा, मान लो हम क्या देखे, हम क्या इसमें दे दिए, देखो इसमें हम पहले दे दिए कि डेल्टा क्यू इतना दिए तो इतना का राइज हुआ। अब इसमें क्या करना है, पानी को डालते जाना धीरे धीरे और चेक करना है कि इतना हीट देने पे टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, राइज सेम होना चाहिए, ठीक, क्या करें, इसमें पानी डालते जाएंगे, ठीक, तो जितना मास ऑफ वाटर आएगा सच दैट कि सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पे सेम टेम्परेचर का राइज हो जाए, इस सिचुएशन में इस मास ऑफ वाटर को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस बॉडी, ठीक, इस बॉडी के बराबर हम लोग इतना वाटर ले सकते हैं, ठीक, यानी क्या बोले कि दोनों बॉडी में सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पे सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का राइज हो, देन दैट मास ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। ध्यान से सोचो, मास ऑफ वाटर यानी वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट जो होगा केजी हो जाएगा, है ना, वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, क्योंकि मास ले रहे हैं, ठीक। तो यहां से क्या पता चला, देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू एमएस डेल्टा टी, ये होता है। अब देखो दोनों के लिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या है, सेम है, सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ दोनों के लिए, क्योंकि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी यहाँ भी सेम ही हो रहा है, डेल्टा क्यू बाई यहाँ भी सेम ही हो रहा है। इसका मतलब कि क्या लिख सकते हैं कि इसका मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, ठीक, यानी क्या बोल सकते हैं, देखो लिखो फटाफट लिखो, देखो तो क्या बोले कि मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट देने से सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का राइज होना चाहिए, तो जितना वाटर का मास होगा वही वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। यानी इस बॉडी के लिए और इस वाटर के लिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या पता चला कि कांस्टेंट मतलब m इंटू एस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या पता चला, जो मास ऑफ वाटर जो होगा क्या होगा, मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और यही कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी, ठीक, यही कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी। देखो वाटर इक्विवेलेंट फिर बोल रहे हैं कि मास है मतलब वेट है, इसका जो मास होगा वही है, यानी यूनिट क्या हो सकता है, केजी, ठीक। तो क्या है, आप डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इफ सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू ए सब्सटेंस, ठीक, देखो if same amount of heat is given to a substance and to if same amount of heat is given to a substance and to W mass of water and to W mass of water and to W mass of water, and if the temperature of both substance and water, if the temperature of both substance and water raise by same amount, raise by same amount, raise by same amount, हो गया, then W is known as water equivalent of the substance, ठीक, W is known as water equivalent of the substance, ठीक। देखो इसको समझो, इसको न्यूमेरिकली समझो कि क्या है, देखो न्यूमेरिकली समझो
ठीक, मान लो एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल समझो, ठीक है। मान लो एक बॉडी है, ठीक, सपोज करो एक बॉडी है, ठीक है। इसका मास जो दे रखा है 4 kg है, ठीक, और स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी जो है मान लो 5 कैलोरी पर kg पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। ठीक, ये मास ले लो, ग्राम में कन्वर्ट करो, चलो सबको सब यूनिट ग्राम में, और ये है मान लो 500 ग्राम का, ठीक। अब हम चाहते हैं कि इतना, ये जो मास है इतना के बराबर हम कितना वाटर रखें, ताकि मान लो इसमें क्यू हीट दे रहे हैं तो यहाँ पर डेल्टा टी का टेम्परेचर का राइज हो, तो कितने के बराबर होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे, ठीक, नीचे से हीट देना शुरू करेंगे, कितना हीट देंगे, क्यू देंगे, और ऊपर से पानी डालते जाएंगे, ठीक है, पानी डालते जाएंगे, टेम्परेचर चेक करते कर जाएंगे। जिस समय टेम्परेचर का राइज डेल्टा टी हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो जितना मास ऑफ वाटर होगा, हाँ क्या बोले, इतना ही हीट देना है, हीट कांस्टेंट दे देंगे, ठीक, और पानी डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि कितना टेम्परेचर का राइज हो रहा है, ठीक है। तो जिस समय टेम्परेचर का राइज डेल्टा टी हो जाए, सेम हो जाए, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर उस बोलेंगे कि वह बराबर है इस बॉडी के, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं, देखो बोथ केस में Q बाई डेल्टा टी कांस्टेंट हो गया, यानी ms जो हो गया कांस्टेंट हो गया, ठीक, यानी ms यानी मास ऑफ बॉडी सब्सटेंस स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, मास ऑफ वाटर जो आएगा मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी अपन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ से देखो मास ऑफ वाटर बराबर आ गया मास ऑफ बॉडी स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी अपन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देखो, मास ऑफ बॉडी कितना 500 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी 5 अपन इसका 1, तो कितना होगा 2500 ग्राम, ठीक। यानी बोल सकते हैं ना कि यह चार जो 500 ग्राम बॉडी है वह 2500 ग्राम वाटर के बराबर होगा, है ना, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी। यानी क्वेश्चन में हम लोग जब कंटेनर वंटेनर आएगा तो उस पूरे कंटेनर को हटा के हम लोग सबको पानी के बराबर मान लेंगे, ठीक है, वाटर के इक्विवेलेंट के बराबर मान लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल इजी हो जाता है, ठीक। अब चलो ये हो गया, अब चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखो किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट दे रखा है 3T², वह T जो है टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ठीक। मास ऑफ बॉडी है 10 ग्राम, ठीक। तो व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड फॉर, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा फॉर 2 डिग्री से 4 डिग्री ले जाने में, 2 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में, ठीक। क्या बोले, स्पेसिफिक हीट बॉडी का दे रखा है 3T², देखो इस बार कांस्टेंट नहीं है, ठीक, इस बार क्या है, वेरिएबल है, ठीक। इस सिचुएशन में 2 डिग्री से 4 डिग्री ले जाने में कितना होगा, ठीक है, निकालो। हो गया, देखो Q बराबर, देखो हम बताते हैं डेल्टा Q बराबर ms डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे s जो हो सकता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो सकता है ना, वेरिएबल है, ठीक। तो इस केस सिचुएशन में हम लोग dq बराबर लिखेंगे ms dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा dq का इंटीग्रेशन यानी डेल्टा q बराबर m इंटीग्रेशन s dt, t इनिशियल से t फाइनल, ठीक। इस सिचुएशन में ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, कब, जब स्पेसिफिक हीट एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाए तो, ठीक है। यहाँ से क्या किया, देखो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, m कितना है 10 इंटीग्रेशन 2 से 4 डिग्री ले जाते हैं और 3T² dt, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखो 560 कैलोरी आ रहा है, ठीक। सॉल्व करो,
वी विल गेट 560 कैलोरी। ठीक है, इतना हीट लगेगा टेम्परेचर, ठीक है, 2 डिग्री से 4 डिग्री तक ले जाने में। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। ठीक, इसको इरेज कर देना। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखो, 2 स्फीयर है, ठीक, देयर आर 2 स्फीयर हुज डेंसिटी आर इन रेशियो, लिख देते हैं क्वेश्चन, देयर आर 2 स्फीयर हुज डेंसिटी आर इन रेशियो, जिसका डेंसिटी है वो है 4:5 में, 4:5, ठीक, एंड रेडियस आर इन रेशियो 1:2, एंड रेडियस आर इन रेशियो 1:2, रेडियस है 1:2 में रेशियो में। दे हैव इक्वल हीट कैपेसिटी, दे हैव इक्वल हीट कैपेसिटी, इक्वल हीट कैपेसिटी है, ठीक। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डेंसिटी का रेशियो है 4:5 है एंड रेडियस का रेशियो है 1:2 है, और इक्वल हीट कैपेसिटी के बारे में दे रखा है। इस सिचुएशन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, निकालो, हो गया। देखो सिंपल सोल्यूशन है, यहाँ पर दे रखा है इक्वल हीट कैपेसिटी। इक्वल हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, हीट कैपेसिटी H इक्वल टू MS कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट दे रखा है, तो क्या बोल सकते हैं M1 S1 इक्वल टू M2 S2, ठीक, मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू M2 S2। यहाँ से देखो S1 अपॉन S2 का वैल्यू आ गया M2/M1। अब देखो मास जो होता है, मास किसी बॉडी मास स्फीयर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। देखो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, यानी कि 4 पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब जो मास होगा, दिस इंप्लाई मास जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इनटू डेंसिटी। ठीक, तो यहाँ से देखो लिख सकते हैं, यह होगा R2/R1 का होल क्यूब इनटू डेंसिटी ρ1/ρ2। देखो R2/R1 का रेशियो जो है 2:1 है, ठीक, 2/1 का होल क्यूब इंटू डेंसिटी का रेशियो है 4:5, 4:5, ठीक है, 4:5। अरे हम गलत लिख दिए क्या, मास क्या होता है, हाँ मास नहीं, मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी रो, ठीक तो है। कहाँ रेडियस, देखो ये ऊपर M2 है तो R नहीं, M2 होगा तो R2 हो जाएगा ना, हाँ, डेंसिटी, अच्छा यहाँ पर ρ2 हो जाएगा, उल्टा ये लिख दिए ρ2/ρ1, क्योंकि इसका डेंसिटी लेंगे तो ρ2 हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा, 5/4। फाइनली आ गया तुम्हारा 5 दूनी 10, 10:1, 10:1, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, देखना हीट का एकदम जो क्वेश्चन होगा सिंपल होगा, उसको पढ़ेंगे, कोई एक डाटा गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है इक्वल हीट कैपेसिटी, ठीक, इक्वल हीट कैपेसिटी मतलब H, और H को हम लोग जानते हैं M×S, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, हम लोग H का 2 फॉर्मेट पढ़ लिए हैं, ठीक, H बराबर क्या क्या पढ़े हैं, हाँ, Q/ΔT और एक MS, ठीक है।
तो जो यूज होगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम इसका कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।